हमें लोग देख रहे हैं और झारखंड भर से, बिहार झारखंड के लोग हमें देख रहे हैं और दर्शकों की ओर से सवाल आ रहे हैं। और सवाल मुबारक अंसारी जी ने किया है और ये मुबारक अंसारी जी से सवाल मैं रख रहा हूं चंदन जायसवाल जी को। मुबारक अंसारी ने सवाल किया है कि मोदी जी हमारे बच्चों का टीका विदेश क्यों भेज दिया। चंदन जी इस पर जवाब दीजिए। ये तो बहुत ही हास्यास्पद है, सवाल ही हास्यास्पद है। क्योंकि अभी एक हफ्ता पहले बच्चों के वैक्सीन का अभी ट्रायल हुआ है। इससे पहले बच्चों का वैक्सीन बना ही नहीं, अभी तो ट्रायल एक हफ्ता पहले हुआ है। विदेश कैसे भेज देंगे? ये तो एक एजेंडा चलाया जा रहा है टूल किट द्वारा, उसका ये सवाल है। ये तो हास्यास्पद सवाल है। उनको बोलिए मुबारक जी को थोड़ा होमवर्क करके आए सवाल पूछने। एक उनका सवाल ही गलत है, क्योंकि एक हफ्ता पहले वैक्सीन का ट्रायल हुआ है बच्चों का। परेश जी इस पर आपका जवाब। प्रश्न अगर जनता करे और हमारे सरकार के नुमाइंदे उसका इस प्रकार से उत्तर दें, ये उत्तर ही हास्यास्पद। मोदी जी आपने बच्चों का, हमारे बच्चों का विदेश क्यों भेज दिया, ये सवाल है। सिंपल एक रस्टिक पर्सन जो पूरी नहीं जानता मोदी जी ने विदेश किट भेजा या नहीं। बच्चों का वैक्सीन भैया बना ही नहीं है। जनता के को टीका किए बगैर किट भेजा या नहीं, सवाल ये है। सवाल ये है कि बच्चों का किट क्यों भेज दिया। जी बिल्कुल। 18 साल के लड़के को जब लग रहा है, जी 18 साल से कम होना बच्चा नहीं होता। आमतौर पे 18 साल के लड़कों को सभी की विभिन्न अलग परिभाषाएं हैं। परेश जी धन्यवाद, आपने इस पे बात रखी। सत्यनारायण जी आपके क्या विचार हैं इस पे? सत्यनारायण जी को लाता हूं मैं। एक मैं और निवेदन करूंगा जी, आगे बात करेंगे परेश जी, आगे बात करेंगे। सत्यनारायण जी से विषय रखना। सत्यनारायण जी, मोदी जी ने बच्चों का टीका विदेश भेज दिया, क्यों भेजा? माननीय मोदी जी भेजा? जो भी अभी वैक्सीन का दिक्कत जो हो रहा है, जो तैयार दिए पैसे लेकर उसमें कमीशन खा रहे हैं। वैक्सीन जो तैयार हुआ, आज वैक्सीन हर एक जिले में है, कहीं कहीं वैक्सीन के लेकर जिला में वैक्सीनेशन बंद है। जरूर चंदन जी, लेकर वो तो विदेश सत्यनारायण भैया जी का बातों का जवाब देना चाहता हूं कि कमीशन खाना मोदी जी का काम नहीं है। ये तो विपक्षी पार्टियां ऐसा कर रही हैं। अभी आपका आज का आंकड़ा पेपर में छपा है, ट्विटर पर चल रहा है, 37% वैक्सीन झारखंड में बेकार चला गया। 37%। जो तैयार जानकारी होना चाहिए कि 37% वैक्सीन भैया बेकार चला गया झारखंड में सिर्फ। बिल्कुल। पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सत्यनारायण जी, चंदन जी, पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पंकज जी उसके बाद मेरा प्रश्न छोटे भाई चंदन जी से है। संपूर्ण थोड़ा 2 मिनट का हमें समय दिया जाएगा नवीन जी। अगर संपूर्ण विश्व के परिप्रेक्ष्य में हम इस महामारी को देखें तो लगभग 16 करोड़ लोग इस महामारी से लगभग संक्रमित हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि संक्रमित हुए हैं तो सारे लोगों की हुई है। 15 करोड़ लगभग लोगों ने उससे वापसी भी करी है, ठीक होने का ये दावा भी है। अभी का जो WHO का दावा आ रहा है उसमें अमेरिका अभी प्रथम स्थान पे चल रहा है, द्वितीय स्थान पे ब्राजील है, तृतीय पे हम लोग का भारत है। मेरा सवाल सिर्फ चंदन जी से अभी है, बाद में हम जो राज्य के सत्ताधारी हैं उनसे भी प्रश्न करेंगे और थोड़ा कड़ा प्रश्न करेंगे, बुरा ना माना जाएगा। एक चीज बताया जाए, क्या शुरुआती दौर में हमारे केंद्र सरकार के स्तर से कुछ कमियां नहीं हुई? अगर शुरुआती दौर में ही जो बाद में हम लोगों ने जो ये कंटेनमेंट जोन या फिर रोकने का जो प्रयास किया, अगर उस समय ही प्रयास किया जाता तो आज ये दिन हमको देखने ही नहीं पड़ते। आप इसका उदाहरण अब हम आपको थोड़ा सा देना चाहेंगे कि चाइना, जहां से वुहान शहर से उसका ये फैला, वुहान शहर से, और उसने अपने आप यहाँ जो कंट्रोल करके रखा और उसका आज पर दिखने को मिल रहा है कि वहां पे कैजुअलिटी एकदम नहीं हुई। आप देखिएगा नवीन जी, विचित्र आंकड़ा देखिएगा कि अब हमें लग रहा है कि कुछ ही दिनों में हम विश्व गुरु बनने की ओर है। मतलब विश्व गुरु मतलब क्या कि सबसे ज्यादा कैजुअलिटी हमारे लोगों की होगी। अभी तक जो आप आंकड़ा उठा करके देखिएगा तो 2.25 करोड़ लगभग लोग हमारे इंडिया के संक्रमित हुए हैं।
2 करोड़ 40 लाख। पंकज जी आपका जवाब ले लेते हैं चंदन जी से, फिर आशीष जी के बात करेंगे। आपका जवाब ले लेते हैं चंदन जी, जवाब। ऐसा है, पंकज भैया के बातों को जवाब देना चाहता हूँ। आपने ये शुरुआती, अब देखिए 2 फेज में आया कोरोना। एक तो पिछले साल 2020 में आया, अभी 2021 में आया। अपने हृदय पे हाथ रख के बताइए कि 20 में ज्यादा मौतें हुई या मौतें ज्यादा 21 में हुई? 21 में ज्यादा मौतें इसलिए नहीं 21 में मौतें इसलिए ज्यादा हो गई क्योंकि 2020 में सारा नियंत्रण मोदी जी अपने हाथ में रखे हुए थे। लॉकडाउन लगाना, कंटेनमेंट जोन बनाना, उसकी निगरानी कराना भी। अगर जो व्यक्ति कोई सेल्फ आइसोलेशन में रहता था उससे भी निगरानी कराई जाती थी। लेकिन इस समय 2021 में जब लोगों द्वारा रोना रोया गया कि राज्य सरकार की शक्ति को छीना जा रहा है, हनन किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों द्वारा, तो मोदी जी ने अभी छोड़ दिया कि भाई अपना खुद देखिए, अपना राज्य का लॉकडाउन का उसका अपने कंट्रोल में रखिए। अभी संभल नहीं रहा है। चंदन जायसवाल जी, ये करके हम लोग नहीं बच सकते हैं ना कि आप भैया 2020 में मोदी जी ने, चंदन जी आशीष जी के पास जाना है हमें। आशीष जी, मोदी जी ने वैक्सीन भेज दिया विदेश में, सच है क्या? ऐसे कोई तथ्यात्मक सरकार के विरोधियों के द्वारा जो ऐसा विषय प्रस्तुत किया जा रहा है समाज के समक्ष, इससे संबंधित अगर कोई आंकड़ा या किसी भी प्रकार का लेटर या कुछ इस तरीके का अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। लेकिन जहां तक अगर विदेश भेजने की अगर बात है, अगर उन्होंने विदेश भेजा भी तो एक वैश्विक संबंध के लिए अगर हमारे यहाँ कंट्रोल हो चुका है तो अगर विदेश अगर भेजने की बात अगर की जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर केंद्र सरकार अपने यहाँ वैक्सीनाइजेशन किए बगैर अगर विदेश भेजने की बात अगर की या फिर वैसे विपक्षियों के द्वारा लगाया गया जो आरोप है अगर वह सत्य प्रतीत होता है तो ये प्रश्नगत विषय है। परंतु जहां तक मेरा अपना मूल्यांकन है कि कोरोना स्प्रेडिंग को रोकने के निमित्त मोदी जी ने अपने स्तर से, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने स्तर से एक अच्छे पहल किए हैं। जब चूंकि मेरे पास अभी तक उस तरीके का तथ्यात्मक रिपोर्ट नहीं आया है तो उस पर कोई टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है। बिल्कुल। अभी एक सवाल ले रहा हूं, सवाल स्क्रीन पर आप सबके समक्ष है कि इस कोरोना काल में बहुत से लोगों की रोजगार चली गई और इस मौके पर झारखंड वासियों के लिए झारखंड सरकार क्या कर रही है? जेएमएम के प्रवक्ता से सवाल है। जेएमएम कांग्रेस के दोनों के लोग इसका जवाब देंगे क्योंकि दोनों लोग सरकार में हैं। सबसे पहले मैं सत्यनारायण जी से पूछूंगा। सत्यनारायण जी, रोजगार जाने के कारण सरकार प्रयास कर रही है कि गांव में और मनरेगा के द्वारा हर एक गांव में, बाकी जो बाहर से भी आ रहे हैं उनको भी काम दिए, उनको भी काम से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल। परेश जी जवाब दें। जो उद्योग धंधा था, यहाँ उद्योग तो है नहीं, करते थे वो तो उद्योग धंधा छोटा जितना मतलब उद्योग धंधा था माननीय मोदी जी। ठीक है सत्यनारायण जी, ठीक है आगे बढ़ते हैं। परेश जी देखिए, ये मैं एक पिछले प्रश्न का मेरे जवाब का बड़ी तीव्र रूप से पर्सनल आक्षेप लगा के आशीष जी ने खंडन किया कि मैंने जो बताया क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट मैच होने से कोरोना का दूसरा लहर शुरू हुआ। सुरेश भैया का आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा जोर से बोलिए भैया। मैंने जो बताया था अपने शुरुआती वक्तव्य में कि क्रिकेट जो इंडिया इंग्लैंड का सीरीज हुआ उसमें लाखों लोग मैच देखे बिना सोशल डिस्टेंसिंग, बिना मास्क लगाए, और इससे कोरोना का दूसरा लहर में तेजी आने में बल हुआ, जिसको आशीष दुबे ने सिरे से खारिज कर दिया कि इसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो आप इसका काउंटर अटैक करके उसके बाद जवाब दीजिए, इस सवाल का जवाब दीजिए। इसका आप काउंटर अटैक करिए, आप अपनी जवाब दे दीजिए आशीष जी ने जो बात कही है पहले, उसके बाद इस जवाब को आप रखिए रोजगार वाले सवाल को। परेश जी नहीं है कि इसी तरह से कुछ बोल दूं। देखिए, बीबीसी न्यूज का मैं आपको बता रहा हूँ, बीबीसी न्यूज का रिपोर्ट है ना, ये बीबीसी न्यूज का रिपोर्ट है। आप लोग अपना जो भी देखना चाहते हैं इसको साइट को खोल लें और देखें। और ये है
हाउ इंडिया फेल टू प्रिवेंट अ डेडली सेकेंड वेव, और में आया है भैया बीबीसी न्यूज की बात ना की जाए, वो तो सिर्फ भैया भ्रम फैलाने का काम करता है भैया। नहीं, बीबीसी न्यूज तो हमेशा सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करता है। विश्व का सबसे ऑथेंटिक न्यूज बीबीसी न्यूज है। नहीं भैया, वो ठीक है, वो भारत के खिलाफ हमेशा भ्रम फैलाने का काम करता है बीबीसी न्यूज। जानकारी नहीं है। पत्रकारिता वाकई में दो पक्षों में और सबसे ज्यादा है, उसमें हम लोग सवाल नहीं करेंगे। ठीक है भैया, तो हमारे वैक्सीन पे भी सवाल उठा चुका है। उसमें भी सेकेंड फेज शुरुआत होने का कारण में से एक कारण, अगला जवाब अगले सवाल का, बस 30,000 लोग खुलेआम बैठे, इसका इस लाइन को हम पढ़ दे रहे हैं। कंपेनिंग began enforcing with no safety protocol and social distancing in mid-March. The cricket board allowed more than 1,30,000 fans. ठीक है, ये बात में हम साझा कर लेंगे परेश जी, ये बात में साझा कर लेंगे। आप रोजगार वाले सवाल पे आइए। एट द नरेंद्र गुजरात, ये निजी तौर पर आप लोग आपस में चर्चा कर लेंगे। आप रोजगार वाले सवाल पे आइए। दर्शकों का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। मतलब ये ऑथेंटिक में है, इसका कहीं नहीं। उन्होंने आपका नाम लेकर नहीं कहा है, उन्होंने आपका नाम लेकर नहीं कहा है। रिकॉर्डिंग है, लाइव चल रहा है, आप उसको दोबारा देखिए। नाम चलिए, आप सवाल पर आइए परेश जी, सवाल पर आइए। इसलिए नवीन जी, उसमें मैं अपना विचार अपने बारे में प्रस्तुत करूंगा, जो परेश भैया ने बताया। जी परेश जी, सवाल रोजगार वाले सवाल करें, उस पर आपत्ति नहीं है। आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करने की जरूरत है। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी है, मैंने आपको लाइव की शुरुआत में ही बताया था। आप इस पे जवाब दीजिए परेश जी। ये सवाल दर्शकों का है, इस पे जवाब दीजिए। सवाल जेएमएम का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। पहला चीज मैं ये बता रहा हूँ कि मैं जेएमएम का प्रवक्ता नहीं हूँ। दूसरी चीज, सदस्य होने के नाते केंद्रीय समिति के सरकार बहुत सारे चीज का जानकारी हासिल करना का मौका मिलता है, तो इसके कारण बेरोजगारी जो हुई, प्रश्न था कि बेरोजगारी हुई, उसके लिए राज्य सरकार ने क्या किया। बेरोजगारी कई तरह की होती है। इसमें बेरोजगारों को जो केंद्र सरकार का स्कीम है, देश में शिक्षित बेरोजगारों के लिए कोई स्कीम नहीं है। देश में अनस्किल्ड लेबरर जो बेरोजगार हैं, उनके लिए मनरेगा के तहत कार्य देने का, तो बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही थी भैया। चंदन जी इनको सुन लेते हैं, फिर आप आशीष जी, आप अपनी बात बारी बारी से रखेंगे। आशीष जी, फिर आप रखेंगे जी। वो उस तरह के जो लेबरर बेरोजगार हुए, उन लोगों को सरकार के द्वारा मनरेगा के तहत दिया जा रहा है। बेरोजगारी भत्ता, पेंशन जो उसके लिए एलिजिबल है, उन लोग को दिया जा रहा है। फ्री मील का प्रावधान है, जो चावल दी जा रही है फ्री में गरीबों को। तो सरकार जो कार्य है अपना वो कर रही है जनता के लिए। बिल्कुल। चंदन जी, इस पर जवाब दीजिए, उसके बाद आशीष जी। चंदन जी। जी क्या मुझे जवाब देना। ये सवाल तो झारखंड सरकार से पूछा गया था ना कि रोजगार के लिए क्या कर रही है। उन्होंने तो पहले चुनाव के समय किया हुआ था कि बेरोजगारों को भत्ता देंगे। सिर्फ राज्य सरकार की जवाबदेही है रोजगार के लिए? नहीं भैया, सवाल जिनसे किया गया था ना, इनकी जो जवाबदेही थी ये भी थी ना कि बेरोजगारों को भत्ता देंगे 5,000 7,000। वो कहाँ गया भैया? केंद्र सरकार तो रोजगार दे ही रही है ना। आशीष जी अपनी बात रखिए, फिर हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। नहीं पहले ये बता देना, ये भत्ता वाला क्या हुआ? 5,000 7,000 मिलना था। पंकज भाई आप भी बताइए ना क्या हुआ अभी का स्थिति में। अगर हम देखें, हमारा जो समझना है नवीन जी, अभी जो स्थिति देश का हो चुका है, जीडीपी माइनस ऋणात्मक में चल रहा है, हमें नहीं लगता रहा अभी तो प्रथम दृष्टया अभी किसी तरह से जान बचाने की पहल होनी चाहिए। हमको जो समझ में आ रहा है, रोजगार तो होना चाहिए है।
बिल्कुल। अब पंकज जी, मैं यहाँ आपको इंटरवीन करता हूँ। रोजगार के बिना अभी जो लॉकडाउन की स्थिति हुई है, चाहे वो राज्य सरकारों ने लगाया, चाहे पिछली बार केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाया, नवीन जी रोजगार के बिना बोलना दैनिक मजदूरों का दैनिक मजदूरों जो दिन में काम करके खाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो आप ये नहीं कह के टाल सकते हैं कि सबसे पहले निस्संदेह जीवन का प्रश्न है, लेकिन जीवन के साथ रोजगार भी है। आशीष जी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद मैं सत्यनारायण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आशीष जी सत्यनारायण जी बोले। सत्यनारायण जी, लोगों के जीविकोपार्जन के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्यार्थी परिषद विभिन्न टोलियों में बटकर पूरे देश भर में लोगों को खाद्य राशन उपलब्ध करा रही है। चंदन जी, सत्यनारायण जी को बोलने दीजिए। जनता को रोजगार की कराई जा सकती है। आपके द्वारा कहा जा रहा है रोजगारी भत्ता का प्रश्न है। एक करके बोले। सत्यनारायण जी बोलेंगे, आशीष जी इसके बाद आप बोलेंगे। आशीष जी इसके बाद आप बोलेंगे। सत्यनारायण जी कुछ बोल रहे हैं। क्योंकि आज जो सामाजिक बोल रहे हैं, अभी गिरावट मैंने देखा है। झारखंड सरकार था बेरोजगारी भत्ता, मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ, ये मोदी जी 2 करोड़ रोजगार और 15 लाख रुपया खाता में देने का, जब झारखंड अलग हुआ तो माननीय हेमंत सोरेन जी के पास 0 बैलेंस था। माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने हाथी उड़ा दिए थे। मैं आपको करेक्ट करूंगा सत्यनारायण जी। झारखंड अलग बहुत पहले हुआ है, 21 साल पहले झारखंड अलग हुआ है। झारखंड में सत्ता परिवर्तन 2019 में हुआ है। मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ सत्यनारायण जी। रघुवर दास जी मतलब सीएम थे जब आए, अगले 21 में 20 में जब आए तो मैं झारखंड में तो 0 बैलेंस पर था। ये तो माननीय और माननीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव के सूझबूझ से झारखंड आज खड़ा है। ठीक है, स्तुतिगान नहीं करेंगे सत्यनारायण जी। जो विषय है रोजगार पे आपसे पूछा गया था। चलिए आशीष जी की बात अधूरी रह गई। आशीष जी की बात अधूरी रह गई। दल के लोगों ने कोरोना महामारी के दौर में भी पहले कोरोना से लड़ने से पहले मोदी जी से लड़ने का काम किया इन्होंने। मतलब जो बेरोजगार, कोरोना से लड़ना नहीं है, मोदी जी से लड़ना है। जी नमस्कार। आशीष जी के बाद मैं एक केंद्र सरकार की एक सकारात्मक पहल का मैं समर्थन करता हूं कि रोजगार के बिंदुओं पे उन्होंने स्वरोजगार को लेकर के पहल किया एवं स्वरोजगार को विकसित करना हम सभी लोगों का मानवीय कर्तव्य है। किसी भी देश का डेवलपमेंट, जितने भी डेवलप्ड नेशन है, उसमें अधिक से अधिक लोगों का इस्टेब्लिशमेंट स्वरोजगार के माध्यम से ही हुआ है। सिर्फ नौकरी और रोजगारी भत्ता की टेंडेंसी किसी भी देश या राज्य में बनी रहे, मैं इसके पक्ष में कभी नहीं रहा। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहां तक चंदन जी ने कहा कि रोजगारी भत्ता देने का वादा राज्य ने किया था, ना मैं राज्य के उस वादे को समर्थन दिया था और ना आज भी मैं चाहता हूं कि बेरोजगारी भत्ता जैसा विषय आए। लेकिन हाँ, रोजगार के सृजन के जो अवसर प्रदान किए जाने चाहिए सरकार के द्वारा, वो स्वरोजगार के सृजन से संबंधित सरकार ने सकारात्मक पहल नहीं की, यह आलोचनात्मक विषय है। बिल्कुल। आशीष जी अब चंदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। चंदन जी, करना चाहूंगा राज्य सरकार से कम किसानों का धान जो सड़ रहा है खुले मैदानों में, कम से कम उससे खरीदवा ले। परेश भैया के बहुत मधुर संबंध है माननीय मुख्यमंत्री जी से, कम आज वो इस बात को रखे वहां पे। किसानों का धान को खरीद ले। निजी टिप्पणी नहीं करेंगे चंदन जी, निजी टिप्पणी नहीं करेंगे जी। चलिए आगे अपनी बात रखिए। 1 साल से धान किसानों का पड़ा हुआ है। देखिए, एक सवाल हमारे पास है, वो सत्यनारायण यादव जी से सवाल आया है। संतोष कुमार चौबे जी का सवाल है, आप सभी के स्क्रीन पर होगा कि ये सवाल है कि क्या मनरेगा में फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है? मशीन से काम कराकर मजदूरों को रोजगार देने की गलत रिपोर्ट राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है और साथ ही साथ राज्य सरकार एवं लॉकडाउन की शर्तें रखी है, उसका खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। इसमें प्रशासनिक स्तर से और राज्य सरकार की विफलता नहीं है? सत्यनारायण जी, मनरेगा में कहीं
उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके ऊपर जहां से रिपोर्ट हो रहा है वहां पर सरकार कार्रवाई कर रही है। हम चाहेंगे वहां पर अगर गलत है उसका रिपोर्ट जिला परिषद का भी दें, उस पर कार्रवाई एकदम निश्चिंत तौर पर होगा। लीपा पोती हो जाता है सत्यनारायण भैया। चंदन जी बोलने दीजिए उनको, बोलिए बोलिए सत्यनारायण जी पूरी बात करिए। नहीं है कि जहां मतलब आवेदन खिलाफ आया है कि कहीं मसला उस पर कार्रवाई नहीं हुआ, एक भी ऐसा नहीं है। अच्छा एक भी अगर आवेदन नहीं भैया हम लोग के गढ़वा जिला में, अरे आवेदन शासन पर कार्रवाई नहीं कर पाएगी। अगर जहां गलत हुआ है हम ये मानते हैं कहीं कहीं गलत हुआ है, लेकिन उसके आधार पर हुआ है क्या किसी पर हुआ उस पर परेश जी इस पर जवाब दीजिए, मनरेगा वाले सवाल पर जवाब दीजिए। परेश जी क्या प्रश्न पुनः दोहराना होगा? जी नहीं, मनरेगा में फर्जीवाड़ा जहां हो रहा है उन लोग पर कार्रवाई। अभी आप देखें कि गढ़वा में एक इंजीनियर बर्खास्त हुए इसी तरह के फर्जीवाड़े में। तो देश है, राज्य है, राज्य में क्राइम होता है, क्रिमिनल को सजा होते हैं, थोड़ा और होने की जरूरत है। सरकार उस पर काम कर रही है। अब इंजीनियर बर्खास्त हुए हमारे गढ़वा में ही, तो इस तरह से क्राइम को लेकर जो फर्जीवाड़ा है उस पर कड़ा नियम सरकार कड़ी रूप से नजर रखी हुई है और उम्मीद है कि भी काबू कर लिया जाएगा, मेरा अपना मानना। पंकज जी आप ये शुभम का सवाल है, शुभम का सवाल आप इसका जवाब देंगे। पंकज जी क्या ये सच है? आप इसे एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते कैसे देखते हैं? शुभम जी का सवाल है। जी देखिए क्या है, राजनीति में हो क्या रहा है अभी। एक अगर हम स्वस्थ मूल्यांकन करें नवीन जी, तो अभी जो हम यहाँ पे पैनलिस्ट को देख पा रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, तो एक दूसरे पे फेंका फेंकी करने से काम नहीं होने जा रहा है। हमें जो लगता है अभी जो कोरोना के पेंडेमिक है, इसको मिलजुल के ही इसको जो है लड़ा जाना चाहिए। भैया जान बचाने का काम तो सिर्फ मोदी जी कर रहे हैं, बाकी सभी ऐसी बात नहीं है चंदन जी। हमारा एक प्रश्न है केंद्र और राज्य सरकार के दोनों के प्रतिनिधियों से कि हम मजदूरों की तो बात कर, कृपया मुझे बोलने का मौका दिया जाए। मेरा केंद्र और राज्य सरकार के दोनों प्रतिनिधियों से एक छोटा सा सवाल है कि मजदूरों का विषय तो हम लोग रख रहे हैं, लेकिन भारत में जो है मीडियम और स्मॉल इंटरप्राइजेज जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग हैं, लगभग माना जाए तो कोरोना का फेज 1 से लेकर 2020 मार्च से लेकर अभी तक का जो है काफी नुकसान में चल रहा है। तो क्या केंद्र और राज्य सरकारें उन लोगों के पुनर्जीवित करने के लिए क्या कदम उठा पा रही हैं या सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है? मुझे देखने को अभी तक नहीं नजर आ रहा है। कितने लोगों ने जीएसटी का जो है सरेंडर करना शुरू कर दिया है या ऑटोमेटिक सुमो मोटो में सरेंडर हो जा रहा है। अब काम होगा नहीं उनका जो है जितने भी दुकानदार भाई हैं तो उनका जो है आप देखिएगा कि जो रेंट होता है वो चल रहा है, उन्हें रिटर्न दाखिल करना है और दुकानें बंद हैं। तो इस विषय में अब ये ऐसा ना कहा जाए कि केंद्र वाले राज्य पे फेंके और राज्य वाले केंद्र पे, क्योंकि दोनों जीएसटी दोनों राज्य और केंद्र दोनों का विषय है कि उनको इसमें रियायत देने के लिए क्या पहल किया जा रहा है जिससे कि उन्हें जो है पुनर्जीवित किया जा सके। क्योंकि अगर ये स्मॉल एवं मीडियम इंटरप्राइजेज अगर ध्वस्त हो गए तो भारत जो है अभी तो ऋणात्मक कम दिखाया जा रहा है कि 28% ही जो है ऋणात्मक जीडीपी है। हमें आप भयावह स्थिति की ओर बढ़ेंगे अगर उनको नहीं खड़ा किया जा सका, क्योंकि एक मैक्सिमम रोजगार का साधन जो है मीडियम और स्मॉल इंटरप्राइजेज देते हैं। तो हम चाहेंगे कि दोनों केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधि इस विषय पे थोड़ा सा अपना स्टैंड क्लियर करें कि उनको पुनर्जीवित करने के लिए क्या किया जा रहा है। बिल्कुल। परेश जी से सवाल है, मनीष तिवारी जी ने सवाल किया है। परेश जी सवाल आप पढ़ पा रहे हैं? सत्तारूढ़ दल यह बताने का कष्ट करेंगे कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के आरंभ से पूर्व अंतर्राज्यीय परिवहन और यातायात नहीं रोकने और बाहर से आने वाले की बिना जांच किए यात्रा पर रोक नहीं लगाने के पीछे क्या मंशा थी? ये जवाब चंदन जी से भी लेंगे और परेश जी से भी लेंगे। पहले परेश जी। आदरणीय मनीष तिवारी ने जो प्रश्न पूछा, मुझे लगता है इनको यथास्थिति की जानकारी नहीं है, मतलब कम जानकारी, पूरी तरह से तैयार होकर ये सवाल नहीं किए।
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत बाहर से जो आ रहे हैं उनके लिए 7 दिन के क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है राज्य सरकार। तो ऐसा कहना गलत है। राज्य सरकार उस पर नजर रखी हुई है और परिवहन नहीं। तो हमारे गढ़वा शहर में कहाँ क्वारंटाइन सेंटर है? जो बाहर राज्य से आ रहे हैं उनके लिए गढ़वा में कहाँ पे है क्वारंटाइन सेंटर? जो भी बाहर राज्य से परेश जी बताएं। सभी लोगों के लिए होम आइसोलेशन किया गया है या क्वारंटाइन में करने के भैया क्या जो होम आइसोलेशन है उन लोगों पर निगरानी रखी जा रही है क्या भैया? सांसद प्रतिनिधि हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, आप संबंधित अधिकारी से आप स्थानों से ये आपको ये सरासर लापरवाही है। इसके चलते ही डिवाइस चल रहा है क्या? इसके चलते ही कोरोना वायरस ज्यादा बढ़ा हम लोग झारखंड लापरवाही बरती गई है। लापरवाही अगर बरती जाती तो स्थिति चंदन जी चलिए आप इसका जवाब दीजिए। झारखंड लापरवाही इतनी ज्यादा बढ़ती गई कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ गया कि हम कफन मुफ्त में देंगे। लापरवाही इतनी ज्यादा बढ़ गई कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ गया कफन हम देंगे मुफ्त में। तो क्या करें? आपके सरकार मरने के लिए छोड़ दे। हमारी मोदी सरकार ने ऑक्सीजन दिया। परेशानी है। आप सभी को रोक रहा हूँ, 1 मिनट आप सभी को रोक रहा हूँ। आशीष जी के आसपास कोई डिवाइस चल रहा है इसलिए आवाज बैक हो रही है। आशीष जी आपके आसपास कोई डिवाइस चल रहा है या किसी के आसपास कोई डिवाइस चल रहा है तो आवाज बैक हो रही है। किसी दूसरा डिवाइस बंद कर दीजिए। चलिए बात कंटिन्यू करिए चंदन जी। परेश जी, मोदी सरकार ने सारा संसाधन झारखंड सरकार को दिया बिना भेदभाव के, लेकिन सही में उसका यूटिलाइज नहीं हो पाया, जिसके कारण है कि झारखंड की स्थिति इतनी बदतर हो गई है। आज की रिपोर्ट आप पढ़िए, 35% ऑक्सीजन झारखंड की पूरे देश के ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट का 35%। भैया ये भी आज का पढ़िए भैया कि झारखंड में 37% हम लोग का जो टीका है वो बेकार पड़ जा रहा है। ये भी कांग्रेस पार्टी लोग इतना ज्यादा अफवाह फैलाए, विपक्षी पार्टी इतना ज्यादा टीका का बारे में अफवाह फैलाए, ये मोदी टीका है। लोगों में भ्रम की स्थिति हो गई है। और देशों को टीका मिल रहा है, यहाँ टीका उपलब्ध है, फिर भी 37% टीका हम लोग का बेकार चला गया वैक्सीन। चलिए अब इस चर्चा को हमें समाप्त करने का समय आ गया है। भैया क्यों नहीं निगरानी सही से की जा रही है? कौन बीमार इसका है? समाप्त करेंगे। अब एक सवाल है जो सत्यनारायण जी से है। विनय पांडे जी ने पूछा है, विनय जी ने पूछा है सत्यनारायण जी से सवाल, क्या आप लोगों की सरकार में चल रही है? बहुत से कांग्रेसी आहत दिख रहे हैं। सत्यनारायण जी, ऐसा कुछ नहीं है, सब चल रहा है। सरकार गठबंधन की है, गठबंधन की सरकार चलाने में थोड़ा समस्या। सिर्फ ट्रांसफर और पोस्टिंग का खेल चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है झारखंड में। ऐसा नहीं है। हाथी ले उड़ा था, झारखंड में कुछ बचा ही नहीं था। भैया तो हाथी के बात अभी क्यों कर रहे हैं? अभी तो आपकी सरकार आ गई है ना। तो हेमंत सोरेन जी और हमें डॉक्टर से झारखंड आज बचा हुआ है। झारखंड चलाना मुश्किल तो देश चलाना आसान है। वाह, 85 झारखंड में ड्यूज डालकर चले गए। नहीं, झारखंड चलाना मुश्किल और देश चलाना आसान है। कांग्रेस और सिर्फ टूल किट का भ्रम फैलाना चाहती है, पूरे विश्व में देश को बदनाम करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। आसपास कोई डिवाइस ऑन है क्या? कांग्रेस आप है वीडियो देख रहे हैं? आज रोड और बिल्डिंग दे दिया, कहे को स्वास्थ्य केंद्र बनवाए। पूरे देश मैं आप सभी को म्यूट कर रहा हूं। आशीष जी, आपके आसपास कोई डिवाइस चल रहा है क्या? आप किसी दूसरे फोन पर ये देख रहे हैं कार्यक्रम? आवाज बैक हो रही है, बाद में समस्या होगी। आशीष जी, चंदन जी, सत्यनारायण जी, पूरे
विश्व में भारत को नीचा दिखाने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैला जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। इन्होंने कोरोना को वेरिएंट को भारत का नाम देने का काम किया। इन्होंने पीएम फंड से जो दिया गया, जितने भी संसाधन दिए गए, उसको बेचने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने। और यहाँ बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं। आप सरकार में है, सरकार में आके काम कीजिए ना, सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग क्यों करवा रहे हैं आप लोग? चंदन जी मेरा सवाल मतलब सुन लीजिए तो। आदरणीय राहुल जी ने जब संसद में नमस्कार नवीन जी। कोरोना, अरे राहुल जी तो वैक्सीन लेंगे ही नहीं। उनको वैक्सीन क्यों नहीं राहुल जी ले रहे हैं? क्योंकि अविश्वास फैलाना चाह रहे हैं लोगों के बीच में। कोरोना ले ला, नहीं पूरे सनातन संस्कृति को बदनाम करने का काम कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल कर रहे हैं लोग। वो देश जनता देख रही है, देश भी देख रही है, कभी माफ नहीं करेगी। और ये सरकार में आने वाला नहीं है कांग्रेसी लोग कभी भी। सनातन संस्कृति को हमेशा ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। जवाब दीजिए सत्यनारायण जी, जवाब दीजिए। परेश जी, सत्यनारायण जी, पंकज जी, मैंने विंडो ओपन कर दिया है, अब सारे लोग अपने आपस में जवाब दीजिए। जो चंदन जी ने आरोप लगाया है, सत्यनारायण जी उसका जवाब दीजिए। क्या सच में सत्ता में वापस नहीं लौटने वाले? अभी तक ग्रामीण में व्यापक पैमाने पर जांच नहीं हो रही है, कितना दुख का विषय है। अभी भी आप सदर अस्पताल में जांच कराने जाइएगा तो कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन जांच का रिपोर्ट आने में लगेगा। उतने दिन वो व्यक्ति घर जाता है, उस पर निगरानी भी नहीं होती है। मुझे लगता है नवीन जी कि ये व्यक्तिगत जो है, ये पार्टी स्तर पे टीका टिप्पणी इसका निदान नहीं है। जो आज का हम लोग विषय आपने रखा है, हमें ये जो है किस तरह से कोरोना से हम लड़ सके, तो सबसे पहले हम तो चाहेंगे कि 130 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या है। अगर 2 डोज के हिसाब से लें तो 260 करोड़ हमें टीके की अत्यंत आवश्यक है, जो कि अगर इस साल हम लोगों ने इस वित्तीय वर्ष में नहीं लिया तो एक वित्तीय वर्ष और जाने जा रहा है, जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति भयंकर जो है, एक कह सकते हैं कि आर्थिक सुनामी जो है आने वाली है। इस स्तर पे अगर हम न अभी चेतें, ये जो है पार्टी केंद्र वाले राज्य पे फेंके और राज्य वाले केंद्र पे। दूसरा चीज, जो वर्तमान में अभी तक 3 लाख लोग हमारे यहाँ के मारे जा चुके हैं इस गंभीर बीमारी से, तो हमें लगता है कि फोकस करना होगा लोगों को मेडिकल फैसिलिटी कैसे बढ़ाया जाए, किस तरह से जो है ऑक्सीजन का जो है। अब आज तो देखिए ना, हो क्या रहा है कि भोज के दिन जो है एक कहावत है, कोहड़ा रोपा जा रहा है। आखिर किस परिस्थिति में पहला लहर जब गुजर चुका था और हमें जब लोगों का विशेषज्ञों ने बताया था कि वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की जो नितांत आवश्यकता है, और मैक्सिमम लोग ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी के कारण ही मारे जा रहे हैं। और तो अगर थोड़ा सा अगर नीचे लेवल में है तो कुछ कालाबाजारी भी हो रही है, आपदा को लोग कुछ अवसर में बदल रहे हैं। हम उन लोगों से भी निवेदन करेंगे कि कृपया बाद में आप कमाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अभी देखिएगा कि रेमडेसिविर का जो कालाबाजारी शुरू हो गया, या अन्य जो दवाइयां इसके लिए हैं उपयोगी, वो गायब हो जा रहे हैं। ये जो काला फंगस वाला आया तब उसकी दवाइयां नदारत हैं। तो सारे लोगों से हम वो करें कि स्ट्रिक्टली जो है थोड़ा सा बोल्ड डिसीजन लेना होगा, केंद्र और राज्य दोनों को। शासन सत्ता जो है थोड़ा सा धमक से भी चलाया जाता है। इंदिरा जी का कहना था कि जो है शासन जो है मजबूत हाथों में रहना चाहिए। तो हम मोदी जी से भी अपेक्षा, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अपेक्षा रखते हैं कि आप थोड़ा सा कड़ा निर्णय लें और इसको जो है किसी तरह से महामारी से हम लोग निपटें इस परिस्थिति में। व्यक्तिगत ये जो है राजनीति का विषय अभी नहीं होना चाहिए, राजनीति से परे हटके। राजनीति तो बाद में भी किया जा सकता है। भैया, भारत सरकार को सिर्फ ये बताने में ज्यादा समय लग गया कि वैक्सीनेशन जरूरी है। आखिर क्यों लग गया इतना ज्यादा समय? दूसरा सवाल कि गढ़वा सदर अस्पताल में पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर लगे हैं वो अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं होने पाए? और तीसरा सवाल यह है भैया, हमारे राज्य सरकार से, खासकर हमारे केंद्रीय सदस्य हैं परेश भैया, मैं उनका सम्मान करता हूं, ऐसा कोई बात नहीं कि टिक्का टिप्पणी की बात है, कि भैया कोरोना का इलाज करने जो आया एक घर का होनहार सदस्य, वो किस स्थिति में उसकी रहस्यमय मौत हो जाती है, उससे भी तो कोई जांच नहीं होता है, सीसीटीवी कैमरा सामने नहीं आता है। आखिर क्यों? किसका राज चल रहा है यहाँ पर? जान बचाने कोई सदर अस्पताल में आते हैं, जान देने नहीं आते हैं। उनकी मौत रहस्यमय हुई है, इस पर कोई क्यों नहीं बोलता है? देखिए, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। जब संबित पात्रा के एक ट्वीट को
मैनिपुलेटेड ट्वीट की श्रेणी में ट्विटर रख दिया, तो आपके केंद्र सरकार, मोदी सरकार बोलती है भारत। देखिए भैया, यहाँ पर केंद्र सरकार के बात, यहाँ पे एक गढ़वा के लाल की बेमौत मौत हुई है भैया। ये मेरा सवाल ये है, बता रहा हूँ, आपका प्रश्न पूछे, मैं आप उसका जवाब दे रहा हूँ। आप ये केंद्र सरकार क्यों ले रहे हैं? ये हमारे गढ़वा गाँव भर की बात है भैया। चंदन जी जवाब सुन लीजिए, इनका जवाब सुन लीजिए, चंदन जी। एक संबित पात्रा का ट्वीट होता है, उसको ट्विटर ने मैनिपुलेटेड श्रेणी में रखा, मैनिपुलेटेड ट्वीट के श्रेणी में, तो पूरे ट्विटर पर रेड किया गया, ट्विटर इंडिया के सारे ऑफिस में, इसलिए कि भारत में पुलिस के अलावा या जांच एजेंसी के अलावा किसी को किसी केस की जांच करने का अधिकार नहीं है। ये अमेरिका में हो सकता है लेकिन भारत में नहीं है। तो यही प्रश्न का उत्तर है, आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि सिर्फ पुलिस को या एजेंसी को जांच करने का अधिकार है, किसी पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ किसकी है भैया? यहाँ सरकार अभी रघुवर जी की है क्या? तो सरकार के कोई जवाब नहीं है। जो गढ़वा का लाल जो इलाज करना, जीवन बचाने आया था, वो कैसे बचाने आया था, उसके मृत्यु पर सब कोई को, मुझे व्यक्तिगत को मैं जानता हूँ, आपको भी दुख है, लेकिन जवाबदेही होने चाहिए। क्यों आके उसको जांच के लगे? जांच करने का अधिकार भारत में कानून सिर्फ जांच एजेंसी को देता है। ये सरकार क्यों है भैया? किसी राज्य सरकार, किसी केंद्र सरकार को नहीं देता। राज्य सरकार नहीं सकते हैं। सत्यनारायण जी को चर्चा में लाते हैं, सत्यनारायण जी को चर्चा में जोड़ते हैं। सत्यनारायण जी व्यक्तिगत चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, वेंटिलेटर क्यों नहीं स्टार्ट होने पाया सदर अस्पताल का? हम लोगों को समझाने में लगे समय कि जरूरी है। सदर अस्पताल का वेंटिलेटर कर रहा हूँ। सत्यनारायण जी से सवाल है, सवाल मेरा है सत्यनारायण जी से कि आप भी सरकार में है, सत्ता में है, और कितनी सुरक्षा में है गढ़वा वासी? न किसी चौक पर कैमरा है, न सही रूप से प्रशासन मुस्तैद है किसी चौक पर। सीसीटीवी कैमरा वगैरह या कोई सुरक्षा नहीं है गढ़वा में। इसी कारण दिन दहाड़े जो है लगातार हत्याएं हो रही है। तो इसमें सरकार जो है वो क्या कर रही है? क्योंकि आप सरकार के सहयोगी संगठन है, तो इस पर आप अपने विचार दीजिए। उस पर नकेल लगाने के लिए बिगड़ी हुई व्यवस्था में सरकार प्रयास बिगड़ी व्यवस्था नहीं है। आप बताइए सीसीटीवी कैमरा कब लगेगा गढ़वा में? गढ़वा में परेश जी भी बताएंगे और आप भी बताएंगे बारी बारी से, सीसीटीवी कैमरा गढ़वा के चौक चौराहों पर कब लगेगा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से कब होगा, ये बताइए। सरकार के काम करने का मौका ही नहीं मिला है। जैसे ही कोविड 2 साल हो गए हैं सरकार के पास, 2 साल 1.5 साल पर्याप्त होता है सीसीटीवी कैमरा। चंदन जी, परेश जी बात रखेंगे। सरकार आई है, ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग का मौका मिला सरकार को, सिर्फ परेश जी इस पे जवाब दीजिए। करने का मौका कहाँ मिला? परेश जी इस पे जवाब दीजिए। सरकार इस पर करके काम करेगी। परेश जी जवाब देंगे। सत्यनारायण जी ये प्रश्न, परेश जी जवाब देंगे। परेश जी बिल्कुल दे रहा हूँ जवाब। ये प्रश्नकर्ता गढ़वा शहर के हैं, उनको बखूबी पता है कि गढ़वा के हर चौक चौराहा, रंका मोड़ हो, किनिया मोड़ हो या मझिया मोड़ हो, जो 3 मुख्य चौक हैं, तीनों जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। और जिसका काम नहीं करता है, वो पुलिस मुख्यालय में वो स्क्रीनिंग होती है, वो उसके सुपरविजन में रहता है। अब सीसीटीवी कैमरा काम नहीं करता है या क्या करता है, ये तो चंदन जी जानते होंगे, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कैमरा लगा हुआ। रही क्राइम की बात, भैया हमसे आपका विनती है भैया, कम से कम सदर अस्पताल का सीसीटीवी स्टार्ट करवा दिया जाए भैया, कि फिर कोई बेमौत नहीं मारा जाए। बिल्कुल सदर अस्पताल में जिस प्रकार की चीजें हुई थी, संदेह जो है जी। आशीष जी हाँ, आशीष जी अभी आ रहे हैं वहाँ पे। आशीष जी आप पे आ रहे हैं। आशीष जी रखिए। आशीष जी को कब मौका मिला है? इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 19 दिसंबर 2020 को एक ऑर्डर आया, जिस ऑर्डर में उसका केस नंबर मैं बता दूं, सुओ मोटो रीट पिटिशन नंबर 5/2021, जिसमें पूरे स्टेट को, देश के सभी स्टेट को लेटर सर्कुलेट कराया गया कि जितने भी कोविड सेंटर और कोविड वार्ड होंगे वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होंगे, और साथ ही साथ वहां की जो सुव्यवस्था है उसको एक बार
टीवी बोर्ड के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे, परंतु झारखंड में अभी तक इस पे कोई पहल नहीं हुई। दूसरी एक बात बता दूं, जहां तक सरकार जहां तक सजा करता है फांसी का, तो 17 साल के बाद लोग लटकते हैं। वो जो आप बोल रहे हैं वो अभी एम्स में भी नहीं है। झारखंड की बात नहीं कीजिए, एम्स में भी नहीं है। ऑल इंडिया एम्स का रिपोर्ट उसी ऑर्डर में है कि एम्स में जो है कि उसकी व्यवस्था रखी गई है। उसने रिटेन सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ उस रिट पिटीशन में उन्होंने प्रोवाइड कराया था सारा डेटा कि नहीं मेरे यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, परंतु झारखंड के किसी भी हॉस्पिटल में, इवन गढ़वा हॉस्पिटल में तो देखने कोई नहीं मिला। 1-2 सीसीटीवी चल भी रहा है, तो उसकी स्थिति है कि वो कोविड वार्ड में नहीं है और ना ही उसका कोविड वार्ड से कोई उसका संबंध है, सिर्फ बाहर। अच्छा, जो एम्स में व्यवस्था नहीं वो गढ़वा में भी नहीं होगा। अब दूसरी बात, चंदन जी प्लीज मैं बता दूं, जहां तक चंदन जी ने एक गढ़वा में संदेहास्पद मृत्यु का प्रश्न खड़ा किया था, न्यूज के माध्यम से मुझे पता चला कि उस मृत्यु की जांच से संबंधित उसके परिजन ने या प्रार्थना किया सरकार से या प्रार्थना किया डीसी से और डीआईजी से, जो कि न्यूज में भी आया था कि उसकी एसआईटी की जांच कराई जाए। वस्तु स्थिति यह है कि एफआईआर 304 में लॉन्च हुआ है निग्लिजेंसी। अगर वो सुसाइड था तो कम से कम अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड का सेक्शन 306 लगना चाहिए था। अगर वो हत्या था, चूंकि आवेदन जो दिया गया था उसके परिजन के द्वारा उसमें अप्रीहेंशन ऑफ डेथ की बात कही गई, अप्रीहेंशन ऑफ मर्डर की बात उसमें स्पष्ट रूप से लिखी गई थी, परंतु ना ही हत्या के सेक्शन लगे और ना ही अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड के सेक्शन लगे। और जिसको लेकर के उन्होंने प्रेयर किया डीआईजी से लेकर के एसपी तक, अभी तक ना एसआईटी का गठन हुआ और ना ही अभी तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी तक जो भीसरा रिजर्व रखा गया है वो भीसरा भी जांच के लिए नहीं भेजा गया। अगले दिन आशीष जी इस पे बैठेंगे, अगले दिन आशीष जी इस पे बैठेंगे। अगर आपकी और कोई पॉइंट है तो आप उसको जोड़िए, उसके बाद हम बैजू जी का सवाल लेंगे। अगले दिन बैठेंगे इस पे। करप्शन पे बात हुई थी नवीन जी, मैं 10 सेकंड में बात खत्म कर लो। किसी भी करप्शन, चाहे मनरेगा का करप्शन या हॉस्पिटल प्रशासन की करप्शन हो, उस करप्शन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र की व्यवस्था की गई थी। आज इन्वेस्टिगेशन क्या हो रहा है इसकी जानकारी है आशीष जी को अंदर से, तो ये पुलिस बल के लिए भाग्यशाली है, दुर्भाग्य की बात है। गढ़वा पुलिस ये सब टिप्पणी से बचेंगे। जो रिपोर्ट मांगा गया उसके परिजन के द्वारा रिपोर्ट मांगा गया आरटीआई के माध्यम से, हम विषय अंतर नहीं होंगे, विषय अंतर नहीं होंगे। हम यहाँ केंद्र और राज्य सरकार के विषय पर बात करने के लिए बैठे हैं। मेरा आप चंदन जायसवाल जी से बैजू कुमार जी का सवाल है। परेश जी चंदन जायसवाल जी से सवाल है हमारा। जी चंदन जायसवाल जी से हमारा सवाल है, जो आप बैजू कुमार जी का सवाल देख रहे हैं, सांसद जी के बारे में है, आप सवाल पढ़ पा रहे हैं? इसका जवाब। जी मैं पढ़ रहा हूँ। बैजू हमारे मित्र हैं, उनका मैं सवाल का जवाब देता हूँ कि माननीय सांसद पूरी पैनी नजर रखे हुए हैं पूरे पलामू में, ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था हो या ऑक्सीजन उपकरण जितने भी आते हैं, स्वास्थ्य उपकरण, अभी उन्होंने अपने सांसद निधि फंड से गढ़वा पलामू दोनों को अपना मत देने का काम किया है। पलामू में निरंतर लोगों के लिए भोजनशाला चल रहा है, प्लस गढ़वा में भी उनके द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच में सूखा राशन चाहे भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। माननीय सांसद के पैनी नजर रखे हैं इस महामारी के दौर में। माननीय सांसद माननीय सांसद तो सजग है ना, अपने जनता के प्रति सजग है। सबसे पहला माननीय सांसद एक भी योजना पर दिखाई नहीं दे रहा है। एकदम दिखाई दे रहा है। हमारा ये पैनल से आखिरी सवाल है, मैं आखिरी सवाल आप सबके समक्ष रख रहा हूँ, क्योंकि हमने 1 घंटे से ज्यादा बहस कर ली है। चंदन जी अपने राशि का मत देने का, चंदन जी, परेश जी, आशीष जी, पंकज जी, अब चूंकि चर्चा हमारी 1 घंटे से ज्यादा हो चुकी है और आप जैसे उद्भट विद्वान यहाँ बैठे हैं, तो निसंदेह बड़ी अच्छी चर्चा हुई है। मैंने अब ये सवाल आप सबके समक्ष रखा है और दोनों सत्तारूढ़ दल से सवाल है और ये मेरा आखिरी सवाल है।
और उसके बाद मैं 30-30 सेकेंड का क्लोजिंग कमेंट आप लोगों से लूंगा और उसके बाद इसको समाप्त करूंगा। ठीक है, ये सवाल के लिए मैं सबसे पहले अनम्यूट कर रहा हूं परेश जी को। परेश जी, हाँ, सवाल अपना बताइए जी। स्क्रीन पर आपको सवाल दिख रहा होगा कि संतोष कुमार चौबे जी लिखते हैं कि गढ़वा के अस्पताल में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है। जब उनके संज्ञान में ये मामला आया तो इनके मुखिया पति के बहनोई को ऑक्सीजन लगाने के लिए ब्लैक में ऑक्सीजन, यानी मतलब सीधे कहें कि इनका पूरा सवाल जो है कि ऑक्सीजन हो या रेमडेसिविर हो या फिर जो चीजें ब्लैक में जो चली तो इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की और क्या करना है, इसके पीछे क्या वास्तविकता है? सरकार को इनको तत्काल जानकारी देनी चाहिए, FIR करनी चाहिए ब्लैक करने वाले पर, उसको तत्काल पकड़वाना चाहिए। अगर बैकडोर से ऑक्सीजन जान बचाएगा कि FIR करेगा भैया? चंदन जी बोलने दीजिए, बोलिए बोलिए परेश जी। जी परेश जी बोलिए। आप पूरा बोल दीजिए, उसके बाद ही बोलेंगे। नहीं बोलिए परेश जी, बोलिए समाप्त करेंगे। अगर वो जान बचाने के लिए ब्लैक में ऑक्सीजन लिया और उसके बाद अस्पताल में आ गया तो उसका दायित्व है कि जो ब्लैक ऑक्सीजन का ब्लैक करने वाले पर की जानकारी प्रशासन को दे। उसने तत्काल जानकारी नहीं दिया। अभी भी ये जो न्यूज ऑथेंटिक नहीं है, वो किस व्यक्ति से ब्लैक में लिए हैं यहाँ पे बताएं, उन पर अभी कार्रवाई होगी, मैं उस पर FIR करूंगा निसंदेह। चलिए अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और यही जवाब मैं सत्यनारायण जी से क्लोजिंग कमेंट ले रहा हूं। सत्यनारायण जी, अब हम समाप्त करने वाले हैं। क्लोजिंग कमेंट आप अपनी 30 सेकंड में अपनी बात रखेंगे। 30 सेकंड में सत्यनारायण जी। जी, गढ़वा हॉस्पिटल में पर्याप्त को अगर दिक्कत हो रहा है तो हम लोग से कांटेक्ट करें। सभी जगह में है, नगर उटारी में है, जहां जहां PPSC सेंटर है। मरीज आपसे कांटेक्ट करेगा तब उसका इलाज होगा। चंदन जी, संपर्क करेगा तब उसका इलाज होगा। अवेलेबल करा दिया गया है। अब फर्स्ट में थोड़ा दिक्कत हुआ, आपसे भैया क्यों संपर्क करना पड़ेगा? 2-3 दिन के बाद सभी PSC में, या रंगला हो या भंडारिया हो या नगर उटारी, सभी जगह एकदम पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन संपर्क करेगा कि सत्ता दल के नेता लोग से कांटेक्ट करेगा? नहीं, 108 नंबर पे फोन करेगा। जहाँ दिक्कत हो रहा है हॉस्पिटल तो जाना पड़ेगा ना, हॉस्पिटल में जाके तो परेशानी होगा तो फिर सत्ता रोड के हॉस्पिटल तो जाना पड़ेगा ना। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ CS और डॉक्टर तो बैठा हुआ नहीं है। चंदन जी, चलिए क्लोजिंग कमेंट आपका समाप्त हुआ। सत्यनारायण जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। चलिए क्लोजिंग कमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। परेश जी अपना क्लोजिंग कमेंट, उसके बाद चंदन जी, पंकज जी और आशीष जी से क्लोजिंग कमेंट लेके समाप्त करेंगे। सबसे पहले नवीन जी आपको धन्यवाद देता हूँ। क्लोजिंग कमेंट में किसी विषय पर नहीं जाकर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक नई पहल इतनी खूबसूरत तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर की है और हम लोग ये चाहेंगे कि इस तरह का हमेशा करें, आपका ये चैनल आगे बढ़े और एक बार झारखंड में अपना स्थान बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पंकज जी क्लोजिंग कमेंट। जी, हम तो 1 मिनट का समय लेंगे नवीन जी। एक अनिमेश जी का सवाल स्क्रीन पे आ रहा है कि वेंटिलेटर जो है सदर अस्पताल में कैसे चालू किया जाए। तो हमें जो अभी तक जानकारी 30 सेकंड में पंकज जी 30 सेकंड में समाप्त करेंगे। जी 30 सेकंड में अपना क्लोजिंग कमेंट, 30 सेकंड में ये बात जल्दी समाप्त करें। अनिमेश जी, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को जैसे विभिन्न जो है रोगों के लिए एक नियंत्रित कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है, जैसे यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम या एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, तो उसी तरह से मुझे एक लगता है कि एक कार्यक्रम केंद्र सरकार को लॉन्च करना चाहिए, कोरोना नियंत्रण कार्यक्रम। उसी के तहत कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहाली करके जो है जो भी वेंटिलेटर आए हुए हैं उनको चालू कराने के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। एक तो ये प्रश्न का उनका उत्तर हो गया। दूसरा, ये जो कार्यक्रम आपने किया है बहुत सराहनीय कार्यक्रम किया है नवीन जी, और मेरा ये रहेगा दोनों लोगों से, केंद्र और राज्य सरकार के दोनों के यहाँ पे जो नुमाइंदे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनसे, कि आपसी समन्वय बना के किसी तरह से जो है प्रथम प्राथमिकता भी हमारी है कि इस रोग से कैसे लड़ा जाए और उसी में हम प्रयास करें और आगे करें। बाकी जो है आपका ये चैनल का सराहनीय प्रयास है और बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी यहाँ पे विद्वान जो लोग बैठे जो हमसे बड़े हैं उनको मैं सादर नमन करता हूँ और छोटों को जो शुभाशीष देता हूँ। धन्यवाद। आगे से पुनः चंदन जी
चंदन जी। हमारी आखिरी ये मांग है कि राज्य सरकार से कि वो ग्रामीण स्तर में व्यापक पैमाने पर जांच करवाएं और जांच की जो त्रुटि है वो धीमी गति उसको तेज करवाया जाए। हम लोग सभी लोग चाहते हैं कोरोना का नाश हो और हमारे देश का, राज्य का, सबका विकास हो। यही हमारी कामना है कि जल्द से जल्द हम लोग इस कोरोना महामारी से मुक्ति पाले। नमस्कार। आशीष जी अपना क्लोजिंग कमेंट। अब सरकार को एक जरूर पहल करना चाहिए कि जैसे कि पूर्व में आया करप्शन को रोकने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा पूर्व में 181 जैसे मुख्यमंत्री जन शिकायत केंद्र की व्यवस्था की गई थी, उसको पुनः प्रारंभ किया जाए। साथ ही अभी ट्विटर के माध्यम से करप्शन की सूचना दिए जाने के बाद तुरंत पहल नहीं किया जा रहा है राज्य सरकार एवं प्रशासन के द्वारा। ट्विटर के माध्यम से तुरंत जो है सो कि उस कंप्लेन को स्वीकारते हुए उस पर संबंधित लोगों के विरुद्ध कार्रवाई किया जाए, इससे भी उसकी रोकथाम होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन कंटेनमेंट जोन बनाने से लेकर के लॉकडाउन की थी, उसकी सख्ती से पालन की जा रही है और आगे भी जब तक कि इसका चेन ना टूटे तब तक वो प्रयास किया जाए। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा जो वेंटिलेटर्स दिए गए हैं झारखंड स्टेट में, अभी तक उसके लिए किसी भी प्रकार के टेक्निकल लोगों को जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं, जिससे कि ये समाप्त होगा, जिससे एवं अन्य व्यवस्था के लिए सरकार को विशेष पहल करने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से जुड़ करके बहुत मैं आप सभी का विशेष आभारी। देर से जुड़ने के लिए अफसोस है और इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं कि मैं देर से जुड़ा। सभी को धन्यवाद, परेश भैया को धन्यवाद, सत्यनारायण भैया को धन्यवाद और नवीन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पंकज भैया धन्यवाद, सभी लोगों का नमस्कार। किसी तरह से सारे लोग मिलजुल के हम लोग इस कोरोना जैसी महामारी से लोगों को निजात दिलाएं। मात्र 4.65% वैक्सीन का। जी भैया ये नहीं होना चाहिए। अगले दिन बैठेंगे, अगले दिन बैठेंगे इस पे बात करेंगे। मजबूती से लोग बहुत शानदार और सारगर्भित चर्चा रही। आप सबका मैं विशेष तौर पर बहुत बहुत आभारी हूं। और द झारखंड मेल ने ये प्रयास किया है कि हम अलग अलग विषयों पर अलग अलग विभिन्न विचारधाराओं और जनजाति अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोगों के साथ हम बैठें और डिबेट को आगे बढ़ाएं और प्रयास करें कि हर व्यक्ति का पक्ष आए और ऐसे स्वतंत्र चिंतक भी आए जो दोनों ओर से आलोचना करें और विभिन्न विषयों पर अपनी शानदार तरीके से अपनी बात रखें। मैं बहुत बहुत आभारी हूं श्रीमान परेश कुमार तिवारी जी का। परेश जी जेएमएम के केंद्रीय पदाधिकारी हैं और उन्होंने द झारखंड मेल को समय दिया है, उसके लिए विशेष आभार। सत्यनारायण यादव जी जो संयोजक हैं कांग्रेस पार्टी में, उनका भी विशेष तौर पर आभार। और चंदन जायसवाल जी सांसद प्रतिनिधि हैं, उनका भी विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं। पंकज चौबे जी हमारे साथ स्वतंत्र चिंतक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जुड़े थे, उनका भी झारखंड मेल की ओर से आभारी हूं। और आशीष कुमार दुबे जी भी राजनीतिक विश्लेषक, विचारक और अधिवक्ता के रूप में हमारे साथ थे, उनका भी विशेष आभारी हूं। आप सब हमारे साथ जुड़े, झारखंड मेल के साथ लगातार जुड़े रहिए। और अभी आपका हरकारा पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का इंटरव्यू है, आप सब यूट्यूब चैनल पर आपका हरकारा पर जरूर आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। धन्यवाद।